नमस्कार सभी को। मैं अनुज कुमार। आज हम हिंदी व्याकरण का एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है संज्ञा। वैसे तो ये टॉपिक सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 6, 7 और 8 के लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि यह कक्षा 6, 7 और 8 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कक्षा 6, 7, 8 में हिंदी की पुस्तक वसंत का एक भाग है भाषा की बात, जिसमें व्याकरण से संबंधित काफ़ी कुछ विषय वस्तु होती है और उनसे कई प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इसलिए यह टॉपिक हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। संज्ञा एक सरल टॉपिक है जो आसानी से सीखा जा सकता है। तो चलिए आज हम इसे सीखेंगे। तो चलो देखें। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। राम, नदी, प्रसन्नता, सुंदरता, पेट्रोल, कक्षा आदि। अब इन शब्दों को हमने पढ़ा और इन सब का अर्थ भी हमें पता है। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है या राम को हम जानते हैं, नदी जानते हैं, प्रसन्नता एक भाव है, सुंदरता है, पेट्रोल है, कक्षा है। ये सभी शब्द हम जानते हैं और इनका अर्थ भी हमें पता है। तो ये शब्द जो हैं, इन सभी शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब इनको संज्ञा क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसका क्या कारण है, वो सब हम जानेंगे, पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें संज्ञा की परिभाषा सीखनी होगी, उसके नियमों को जानना होगा और फिर उसके उदाहरणों को समझना होगा। तो ठीक है, आगे देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार या उसके कितने भेद होते हैं। उत्तर में देखें, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। भाव का बोध मतलब उसका पता चले, उसका ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखें, नरेंद्र मोदी, लाल किला, मेज, ईमानदारी आदि। तो नरेंद्र मोदी एक प्राणी का नाम है या व्यक्ति का नाम है, ये हमें पता है। लाल किला है, स्थान का नाम है। मेज है, एक वस्तु का नाम है। ईमानदारी है, एक भाव का नाम है। ठीक है, ईमानदारी एक भाव है। ये सभी चीज़ें इस संज्ञा की परिभाषा में दी हुई है हमें ऊपर। देखें, वापस से पढ़ें। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध करवाने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। यही सब चीज़ें नीचे दी गई है। वापस से देखें, नरेंद्र मोदी, ऊपर देखें व्यक्ति है एक। लाल किला, ऊपर देखें स्थान है। मेज एक वस्तु है और ईमानदारी एक भाव है। आगे देखो, प्राणियों के नाम में क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। देखें, नेहा, सुरेश, रमेश, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी आदि। ये सभी प्राणियों के नाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखें, वस्तुओं के नाम में देखें, टीवी हो गया, कुर्सी हो गया, कलम हो गया, टेबल हो गया, फ्रिज हो गया, किताब हो गया। ये सभी चीज़ें क्या है, वस्तुएं हैं। इसके बाद स्थानों के नाम में देख लो, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, चेन्नई हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया आदि। ये सभी स्थानों के नाम हैं। इसके बाद देखो, भावों के नाम में सुंदरता एक भाव है, मिठास एक एहसास है, बुढ़ापा एक अवस्था है और बचपन यह एक अवस्था है, प्रसन्नता यह भी एक प्रकार का भाव है, दुख यह भी भाव है। यानी जिन चीज़ों को अपन एहसास कर सकें, उनका अनुभव कर सकें, उन सभी चीज़ों को हम भाव बोलेंगे। तो चलो आगे देखो।
इसके भेद कितने होते हैं उसके बारे में जानते हैं। व्याकरण के अनुसार हिंदी में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखें। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखें। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण देखें। हैदराबाद है, अमिताभ बच्चन है, राष्ट्रपति भवन है, संसद है, गीता है, रामायण है आदि। तो इन सभी उदाहरणों से हमें पता चलता है कि यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि ये सभी जो उदाहरण में शब्द दिए हुए हैं ये सभी एक विशेष, या तो कोई विशेष व्यक्ति है, या कोई विशेष स्थान है, या कोई विशेष वस्तु है। इसीलिए ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि विशेष है? विशेष का मतलब जैसे हैदराबाद है, एक विशेष नाम है। अगर हैदराबाद की जगह शहर लिखा हुआ होता तो वहाँ हम व्यक्तिवाचक संज्ञा ना करके जातिवाचक संज्ञा बोलते। तो हैदराबाद एक नाम है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमिताभ बच्चन एक नाम है, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राष्ट्रपति भवन मतलब यह एक स्पेशल स्थान है, यह स्पेशल भवन है, इसलिए इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है संसद, यह भी एक विशेष जगह है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद गीता, रामायण, ये सभी विशेष वस्तु है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। इसके बाद सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का, यानी पूरी जाति का, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, शहर, नदी, पर्वत, झील, महाद्वीप आदि। इन सभी उदाहरणों को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि ये सभी शब्द क्या है? एक संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं, संपूर्ण जाति का ज्ञान करवा रहे हैं। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये सभी किसी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। इसके बाद जैसे गाय को देखते हैं तो सभी गायों को इसमें शामिल किया गया, इसमें किसी विशेष गाय का नाम नहीं दिया गया। यदि गाय के स्थान पे जैसे इसकी नस्ल होती है, उस नस्ल का नाम होता, इसकी प्रजाति का नाम होता, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। लेकिन यहाँ केवल गाय दिया हुआ है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद ऐसे ही आगे है घोड़ा है, शहर है। शहर का नाम देख लो, जैसे शहर का नाम होता है यहाँ पे, जैसे चेन्नई नाम दिया होता तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ संपूर्ण शहरों का नाम, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद नदी है, यह भी सभी नदियों को संबोधित कर रहा है। फिर पर्वत है, झील है, महाद्वीप है, ये सभी। महाद्वीप का जैसे किसी एक महाद्वीप का नाम दे देता, जैसे एशिया महाद्वीप नाम दे देता, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा ना होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण महाद्वीप, सभी महाद्वीप के लिए महाद्वीप शब्द लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, आगे देखें। भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे देखो, व्यक्तिवाचक की संज्ञा को इंग्लिश में अपन देखते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन बोला जाता है और जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। इसका परिभाषा देखें। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, भलाई, बुराई, ज्वर, स्वास्थ्य, महत्व, महत्ता, बद्धापन, सुंदरता आदि। ये सभी क्या है? ये या तो कोई अवस्था है, या कोई दशा है, या कोई भाव है, या कोई गुण है, या कोई दोष है। ये सभी शब्द अगर जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे कौन सी भाववाचक संज्ञा होती है।
ठीक है। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सभी क्या हैं, ये अवस्थाएं हैं, अलग अलग स्टेज हैं। इसके बाद है भलाई बुराई, ये मतलब भाव हैं। भलाई बुराई ये गुण दोष है। ज्वर है, यह भी एक भाव है। स्वास्थ्य भाव है। महत्ता, यह भी एक भाव है। बद्दापन भाव है। सुंदरता, ये सभी क्या है, भाव है। और जहाँ पे हमें किसी तरह का भाव दिखाई दे, गुण दोष दिखाई दे, ये दशावस्था पता चले, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा को दूसरे शब्दों में हम ऐसे देख सकते हैं कि जिन चीज़ों को हम छू ना सकें, केवल अनुभव कर सकें, जिनका एहसास कर सकें, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। तो तीनों संज्ञाएं वापस से देखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आगे देखो। अच्छा, ये देखो, इसके बाद है संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने जाते हैं। जो वर्तमान अंग्रेजी भाषा है उसके अनुसार हिंदी में भी इसके अंग्रेजी में मानते हैं, उसी अनुसार हिंदी में भी दो और भेद हो जाते हैं। तो उन दो भेदों को पढ़ेंगे। वो दो संज्ञा के अन्य दो भेद भी माने जाते हैं। वो देखो कौन कौन से। पहला है समूहवाचक, दूसरा है द्रव्यवाचक। समूहवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो, यानी समुदाय का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, भीड़, सेना, कक्षा, सभा, मंडली आदि। इसमें गुच्छा जैसे एक कई चीज़ों का एक जगह होना, उसको क्या बोलते हैं, गुच्छा। लेकिन जैसे फूलों के लिए विशेष तौर पे बोला जाता है, जैसे फूलों का गुच्छा। भीड़ सभी जानते हैं, लोग जहाँ पे लोग एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पे बहुत से लोग हो जाते हैं, उसको भीड़ बोलते हैं। सेना होती है। कक्षा में जैसे बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, वो कक्षा, उसमें भी भीड़ होती है, इसलिए वो समूह होता है। सभा है, यह भी एक समूह के रूप में होता है। सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। मंडली में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए ये समूह का निर्माण करते हैं। तो हम इसको कौन सी संज्ञा में रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा में। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी ठोस, तरल पदार्थों, धातु या ऐसी वस्तुओं जिसे मापा या तोला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पत्थर हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, गेहूँ हो गया आदि। इन सभी चीज़ों को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, या ये सभी चीज़ें या तो कोई द्रव्य है, या कोई ठोस है, या कोई तरल पदार्थ है, या कोई धातु है। तो इसी चीज़ों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद देखो नोट, ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के ही उपवेद माने जाते हैं। अब हम सोचेंगे कि मतलब संज्ञा कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की हुई, 5 प्रकार की। वैसे व्याकरण के अनुसार मुख्य रूप से संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है, क्योंकि ये दोनों जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ये जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भाग होते हैं, उपवेद होते हैं, उसके अंतर्गत ही माने जाते हैं। तो अब अगर परीक्षा में कोई प्रश्न आता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो उसमें अगर हम 3 करेंगे तो भी सही होगा, इसका आंसर 5 करेंगे तो भी सही होगा। अगर दोनों में से एक ऑप्शन आता है या एक लिखेंगे तो भी आपका सही होगा, क्योंकि अभी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ये दोनों इस हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो आप 3 लिखोगे या 5 लिखोगे, दोनों सही होंगे। अगर इसको जातिवाचक में मानोगे, इन दोनों को, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, तो भी सही होगा। और या फिर
इनको अलग मानोगे तो भी सही होगा। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 2 है, ये समझ में आया? समूहवाचक द्रव्यवाचक। समूहवाचक वो होता है जिसमें किसी समूह का बोध हो, का ज्ञान हो या पता चलता हो। द्रव्यवाचक जिसमें किसी चीज़ को मापा या तोला जा सके, या कोई ठोस पदार्थ आए, तरल पदार्थ आए, धातु आए, इसी वस्तुओं को द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है दूसरा प्रश्न, भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनती हैं? उदाहरण सहित लिखो। अब भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के विकारी शब्दों से बनती है। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें किसी लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द के द्वारा विकारी शब्द होते हैं। जैसे इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझ लो। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा विकारी शब्द होती है, सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं, इसके अलावा विशेषण विकारी शब्द होते हैं। ये सभी क्या है? विकारी शब्द हो। तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। कहाँ थे अभी? तो ये यहाँ थे हम। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के विकारी शब्दों से बनती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं अपन। जैसे जातिवाचक हमने पढ़ा, बच्चा जातिवाचक में आता है, मनुष्य जातिवाचक में आता है, पशु जातिवाचक में आता है, क्योंकि बच्चे सभी बच्चों को यहाँ बताया गया। उसके बाद मनुष्य सभी मनुष्यों को बताया गया, फिर उसके बाद पशु सभी पशुओं को बताया गया। तो बच्चा से जातिवाचक संज्ञा से बच्चा से बचपन बनेगा, मनुष्य से मनुष्यता बनेगी, पशु से पशुता होगा आदि। उसके बाद आते हैं सर्वनाम। यह भी इसके द्वारा भी हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। अहम से अहंकार बनेगा, अपना से अपनापन बनेगा, ये सभी भाव बन रहे हैं। जैसे अपना है, अपना तो सर्वनाम हो गया। उसके बाद अपनापन क्या हो गया? यह भाव हो गया, क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसका केवल एहसास और अनुभव कर सकते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा। इसके बाद विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण वे होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। हरा से हरियाली बनता है, हरा एक विशेषण है। हरा से हरियाली बनता है, ऊंचा से ऊंचाई बनता है, लोभी से लोभ बनता है, चोरी से चोर से चोरी बनता है, मोटा से मोटापा बनता है आदि। उसके बाद एक क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बिकना से बिक्री हो गया, चढ़ना से चढ़ाई हो गया, बनाना से बनावट हो गया, दिखना से दिखावा हो गया। ये सभी क्रिया से हम बना सकते हैं। इसके बाद आगे देखो, भाववाचक संज्ञाओं की रचना करना। अभी कुछ और एग्जाम्पल है, वो देख लें आप। जातिवाचक संज्ञा से बच्चा से बचपन, युवक चोर से चोरी, युवक से यौवन, लड़का से लड़कपन, पशु से पशुता, गुरु से गुरुता गुरुत्व, सज्जन से सज्जनता, बाल से बालपन, जवान से जवानी, मनुष्य से मनुष्यता। ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं और इससे हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना कर रहे हैं, यानी भाववाचक संज्ञाएं बना रहे हैं। उसके बाद सर्वनाम से वापस देखो, आप से अपनापन, अह से अहंकार, स्व से स्वतः, निज से निजता निजत्व, सर्व से सर्वस्व, मम से ममत्व। फिर विशेषण से देखो, विशेषण से देखते हैं कायर से कायरता, कुशल से कुशलता या कौशल, गहरा से गहराई, गरीब से गरीबी, नीच से नीचता, दुष्ट से दुष्टता, भूख से भूख, भूखा से भूख, अच्छा से अच्छाई, परतंत्र से परतंत्रता, हरा हरियाली, महान महानता, ऊंचा ऊंचाई, कटु कटुता, काला कालापन, कालीमा, लंबा लंबाई, आलसी आलस्य, कम कमी, वीर वीरता,
सज्जन सज्जनता, स्वस्थ स्वास्थ्य, हिंसक हिंसा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य। ठीक है। उसके बाद देखो क्रिया से भी हम निर्माण कर सकते हैं। झुकना से झुकाव, झुकना एक क्रिया है जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में ना लग जाए उसे हम क्रिया बोलते हैं। जैसे झुकना से किसी कार्य को करना क्रिया कहलाती है। झुकना से झुकाव, दौड़ना से दौड़, पढ़ना से पढ़ाई, हारना से हार, हंसना से हंसी, बचना से बचाव, उड़ना से उड़ान, उतरना से उतराई, कमाना से कमाई, खोजना से खोज, काटना से कटाई, घबराना से घबराहट। उसके बाद तो ये सब हमें पता चला कि हम किसी भी सर्वनाम से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से इत्यादि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। और ये काफ़ी कुछ परीक्षा में भी आता है। जैसे इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। जैसे एक जातिवाचक संज्ञा दे दी कि बच्चा से भाववाचक संज्ञा बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे? बच्चा से बच्चा दिया होगा और उससे हम बना देंगे बचपन। जैसे आप दे देगा तो उससे हम बना देंगे अपनापन। जैसे कायर दे दिया तो उससे बना देंगे कायरता। उसके बाद जैसे झुकना दे दिया तो उससे बना देंगे झुकाव। तो ये हमें पढ़ना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद देखो जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक रूप में प्रयुक्त होती है, मतलब कब प्रयोग की जाती है। जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है? जब जातिवाचक संज्ञा शब्द को किसी एक व्यक्ति हेतु प्रयुक्त किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप कहलाता है। जैसे कैसे? भारत देश के स्वतंत्र होने पर सर्वप्रथम पंडित जी ने लाल किले पर झंडा फहराया। अब इसमें हमने देखा यहाँ पंडित जी शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है, जबकि पंडित जी जातिवाचक संज्ञा का रूप है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। यहाँ पे पंडित जी शब्द जो दिया हुआ है उसको वैसे तो सभी पंडितों के लिए आया है, क्योंकि पंडित एक जाति का बोध कराता है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो ये इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, क्योंकि पंडित जी शब्द जो है केवल एक व्यक्ति के लिए आया है और उस व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा ना होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। हालांकि यह शब्द पंडित जी है जो जातिवाचक संज्ञा का है, लेकिन जिस तरह से ये सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे भारत देश के स्वतंत्र होने पर सर्वप्रथम पंडित जी ने लाल किले पर झंडा फहराया, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा न मान करके हम व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखो, जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। अब यहाँ पे नेताजी, हर कोई नेताजी हो सकता है, संपूर्ण जाति का बोध कराया जा रहा है, तो यहाँ वैसे तो जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। यहाँ पे नेताजी किसके लिए आया है? केवल सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है। नेताजी, उनका पूरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसलिए उनका यह व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा, क्योंकि यह संपूर्ण जाति का बोध ना करा करके यहाँ पर केवल सुभाष चंद्र बोस का बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक बन जाती है? जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द व्यक्ति विशेष का बोध न करवा कर उस व्यक्ति के गुण दोषों से युक्त व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध करवाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप होता है। जैसे आज देश को भगत सिंहों की आवश्यकता है, मतलब आज देश को भगत सिंहों की आवश्यकता है, मतलब यहाँ भगत सिंह केवल, वैसे तो भगत सिंह एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए चूँकि यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन आज देश को भगत सिंहों की आवश्यकता है, मतलब भगत सिंह जैसे कई व्यक्तियों की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। आगे देखो, आज देश में रावणों की कमी नहीं है, मतलब आज देश में बुरे रावणों की जगह हम ऐसे देख सकते हैं, रावण में से तो एक व्यक्ति था तो होना चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ रावणों की आज देश में रावणों की कमी नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, मतलब आज देश में बुरे व्यक्तियों की कमी नहीं है, मतलब बहुत से व्यक्तियों को यहाँ पे बोध हो रहा है, बहुत से बुरे व्यक्तियों का बोध हो रहा है, या बहुत से रावणों का
बोध हो रहा है। इसलिए वैसे यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है या बन जाती है। इसके आगे देखो, आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है। मतलब विभीषण जो धोखेबाज होते हैं, धोखेबाजों के रूप में बोल सकते हैं इसको। आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है, आज के समय में धोखेबाजों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर भी वैसे तो विभीषण एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों का बारे में बताया गया है, यानी बहुत से धोखेबाज लोगों के बारे में बताया गया। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आगे देखें, अब अभ्यास प्रश्न है कुछ, वो आपको करने हैं। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेदों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये आपको बनाने हैं। नीचे देखो, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटिए और उसके सामने संज्ञा का भेद लिखिए। जैसे रहमान अपना काम ध्यानपूर्वक करता है, उसमें संज्ञा शब्द छांटना है और संज्ञा का नाम लिखना है। तीसरा देखो, निम्न वाक्यों को भाववाचक संज्ञाओं से पूरा कीजिए। जैसे उपवन में चारों ओर ये रिक्त स्थान को भरना है। इसके बाद एक ऐसा वाक्य लिखिए जिसमें जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आए। दूसरा देखो, एक ऐसा वाक्य लिखिए जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक रूप में प्रयुक्त हो या प्रयोग की गई हो। इसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्पों का चिन्हित कीजिए। जैसे संज्ञा कहते हैं, किसे कहते हैं, ऑप्शन चुनने हैं। उसके बाद आप पढ़ना, इस संज्ञा के भेद बताने हैं इसमें, ठीक है। आगे ये देख लीजिए और इसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सब संधि आपने पढ़ा, इसका अभ्यास करें, पढ़ें, अच्छे से देखें और वापस से समझने का प्रयास करें और बार बार अभ्यास करें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।